क्या यार, ये आंसर मेरा फिर से गलत आया है और इस बार भी मैंने एक्सचेंज रेट की गलती कर दी। ये फॉरेक्स तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ऊपर से अभी तो डेरिवेटिव्स भी बाकी है और एग्जाम को सिर्फ 2 महीने बाकी है। कैसे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मॉक टेस्ट रहने देती हूँ, वरना मॉक टेस्ट में फिर टाइम जाएगा मेरा एक्स्ट्रा। बट यार, अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा कि मुझे मेन पेपर्स में कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है? क्या यार, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, कैसे मॉक टेस्ट दूं मैं अपने? क्या आप भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? क्या आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें अपने एएफएम सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कैसे हमें अपनी पूरी थ्योरी को ग्रैस्प करना है, कैसे हमें अपनी 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बनानी है, कितने हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए? देन गाइज, दिस वीडियो इज फॉर यू। Hey guys, this is your friend CA Nandini Gupta. I'm a newly qualified chartered accountant in November 24 exams, in which I scored 407 marks out of 600, and in my AFM subject I scored 81 marks. So, हम अपनी इस वीडियो में मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना जरूर चाहूंगी कि मेरे प्रिपरेशन टाइम में अगर कोई सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा डराता था, हॉन्ट करता था, तो वो AFM सब्जेक्ट ही था। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे फाइनल एग्जाम्स के स्कोरिंग में सबसे ज्यादा स्कोर मेरा 80 एएफएम सब्जेक्ट में ही बना है, यानी 6 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स एएफएम सब्जेक्ट में ही आए हैं। सो ये बहुत मेरे लिए मैजिकल था कि जिस सब्जेक्ट से मैं सबसे ज्यादा डरती थी उसमें ही सबसे ज्यादा मैं स्कोर करी हूँ। सो अब अपन आगे अपने स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। लेक्चर्स से शुरू करते हैं। मैंने देखो लेक्चर्स अपने एएफएम सब्जेक्ट के बैक इन 2022 जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की थी, तभी मैंने एएफएम एसएफएम सब्जेक्ट के, उस टाइम एसएफएम होता था, बाद में वो एएफएम बन गया, तो उसी टाइम मैंने अपने लेक्चर्स खरीद लिए थे एंड मैंने 2022 में ही कवर कर लिए थे। जब मैंने 2024 में मैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बैठी, तब मुझे लेक्चर्स का कुछ भी याद नहीं था, डब्बा गोल था, उस तरफ से कुछ भी याद नहीं है, ब्लैंक। बट हाँ, कॉपी मैंने प्रॉपरली मेंटेन करी थी। जो भी मेरे सर ने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाए थे, जो भी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो प्रॉपरली मेरी कॉपी में मेंटेन था। जो मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन शुरू किया था, तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसका मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इन दिस वे आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, हो गया इस तरह से कंप्लीट। एंड मैंने एक चीज और करी थी अपने फर्स्ट रिवीजन में ही, कि जो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती थी उस वक्त ही मैं उन्हें फर्स्ट, मतलब होता है ना एकदम फर्स्ट न्यू एबीसी कैटेगरी दे देती थी कि यार इस क्वेश्चन में तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, तो मैंने उसको ए कैटेगरी दे दी। जो उससे थोड़ा सा सिंपल लगा उसे बी दे दी, एंड जो बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ भाई हो जाएगा, बस अब एक बार पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो उसे मैंने सी कैटेगरी दे दी थी। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चों का ये डाउट आता है कि क्या हमें सारे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करने हैं या हम बस पढ़ के भी उन्हें निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा सा ये रहता है कि आप क्वेश्चंस को हाथ से लिख करके सॉल्व करो, और जो बहुत ही एकदम सिंपल लग रहे हैं उन्हें कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। एंड हाँ, सेकंड रिवीजन में तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिन क्वेश्चंस को हमने ए कैटेगरी दिया है उन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर लो, बी कैटेगरी क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके निकाल दो, और सी कैटेगरी को तो सिर्फ पढ़कर भी आप निकाल सकते हो। मतलब कि आपके क्वेश्चन एकदम छट जाने चाहिए। फॉर सपोज अगर आप 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जो भी आपके टोटल क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर आपने इस तरह से ए कैटेगरी के अगर 25-30 क्वेश्चन भी निकले, उन्हें सिर्फ सॉल्व करोगे, बाकी आप कैलकुलेटर पढ़ के निकालोगे, तो आपका टाइम मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। जो आपको फर्स्ट रिवीजन में लगा था उसका कम से कम आधा टाइम हो जाएगा कि आपको सेकेंड रिवीजन में करने में लगेगा। तो फर्स्ट रिवीजन से ही आप एबीसी कैटेगरी को फॉलो करके चल सकते हो। एंड हाँ, कैटेगरी हमेशा अपनी खुद की बनाना, ना कि किसी टीचर की फॉलो करना। बिकॉज जैसे ही मैंने नवंबर 24 के एग्जाम्स देखे, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे ने किसी टीचर की एबीसी कैटेगरी फॉलो किया, मेन चैप्टर्स को पढ़े और बाकी के छोटे चैप्टर्स छोड़ दिए जिससे भी ऐसे पूछ सकता है। तो बच्चे को यही करना चाहिए कि वो हर क्वेश्चन को पढ़े, खुद एनालाइज करे कि उसके लिए डिफिकल्ट है, ईजी है या वेरी ईजी है, देन अकॉर्डिंगली वो उसे एबीसी कैटेगरी में डाले। ये तो बात हो गई अपने रिवीजन की। अब बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट कैसे करना है। थ्योरी जो अपने पास है, अब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की अपने पास एएफएम की थ्योरी आती है, तो अब कैसे करनी है। देखो, 15 चैप्टर्स है अपने एएफएम सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में अपने पास थ्योरी गिवन है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 15 के 15 चैप्टर्स की थ्योरी को कर पाओ। मेन अपने 4 चैप्टर्स ही हैं एएफएम में, आप लोगों को भी पता है। पहला सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा फाइनेंस पॉलिसी, तीसरा अपना रिस्क मैनेजमेंट, और एक और था अपना स्टार्टअप फाइनेंस। हाँ, ये 4 अपने थ्योरी के टॉपिक्स है जिनसे मेजरली ऐसे पूछते हैं। मेरे अटेम्प्ट में भी उन्होंने उससे पूछा था, फाइनेंस पॉलिसी से।
तो मेजरली ऐसे ही क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। बाकी चैप्टर्स को आप ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट इन मेजर 4 चैप्टर्स पे आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए। एंड इसमें भी ऐसे नहीं कि आप पूरी थ्योरी को पढ़े जा रहे हो। देखो आईसीआई एएफएम की थ्योरी में कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आईसीआई की लैंग्वेज लिखो, उन्हीं के सारे कीवर्ड्स को आप चिपका के आओ। अगर आपको मेन उनके जो हेड पॉइंट्स होते हैं वो भी अगर आपको याद है और अंदर का मैटर आपने थोड़ा भी रेलेवेंट लिख दिया है, यानी जरूरी नहीं कि आपने आईसीआई मटेरियल से सिमिलर मैटर लिखा हो, बट हाँ थोड़ा सा रेलेवेंट मैटर भी अगर लिख दिया है तो आईसीआई आपको मार्क्स दे देता है। एएफएम में वो प्रॉब्लम नहीं आती ऑडिट जैसी कि भाई कीवर्ड सारे मैच होने चाहिए, नो, थोड़ा सा भी रेलेवेंट है तो आईसीआई आपको मार्क्स दे देगा। तो मैंने तो अपने मेजर टाइम में मतलब मैंने अपने पढ़ाई के टाइम में मेजरली इन 4 टॉपिक्स पे ही फोकस किया था, इनको ही बार बार मैंने थोड़ा देखा था, एंड बाकी टॉपिक्स को मैंने ठीक है 1 बार 2 बार पढ़ के ही निकाल दिया था। अब बात आती है कि क्या हमें अपने एएफएम सब्जेक्ट की जो थ्योरी है उसे लास्ट टाइम में ही करना चाहिए या थोड़ा सा पहले भी देखना चाहिए। देखो एक बार में करके आप कभी भी एक दिन में ऐसे नहीं है कि हमने 4 चैप्टर्स पढ़े 5 चैप्टर्स पढ़े और आपको याद हो गए, नहीं हो पाता। तो थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर्स को आप पढ़ते पहले से ही चलो, ऐसे नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट लेके बैठो और आपको अब कुछ दिमाग में ही नहीं घुस रहा है। थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ते हुए चलो थ्योरी को, 1 चैप्टर कर लिया 2 चैप्टर कर लिए तो आपको थोड़ा सा एक दिमाग में घुसेगा कुछ कि यार ठीक है हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रिटेन हो रहा है हमें, ऐसे नहीं एक दिन में सब कुछ भर लिया, नहीं हो पाएगा वो। तो थोड़ा पहले भी करते हुए चलोगे तो वो ज्यादा आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। जब हमने एएफएम सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो तब 1 चैप्टर कर लिया, बीच में कभी उससे मन हुआ तो 2 चैप्टर और कर लिए, तो इस तरह से चलेगा तो ज्यादा बेटर होगा, रादर बीइंग कि हम उसे एकदम लास्ट टाइम जब हमारे एग्जाम्स पास आ गए हैं तब हम अपनी थ्योरी को लेके बैठे हैं। अब आगे अपनी बात होती है कि हमें अपने कितने रिविजन्स करने चाहिए एएफएम सब्जेक्ट के। देखो मेरे अकॉर्डिंग 3 रिविजन्स आर मस्ट और सफिशिएंट भी है अपने एएफएम सब्जेक्ट के लिए। पहले रिवीजन में आपको 15 या 17 दिन लग रहे हैं, दैट्स इनफ। दूसरे रिवीजन में 10 दिन मैक्स, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगते सेकेंड रिवीजन को करने में अगर आपने प्रॉपरली अपनी एबीसी कैटेगरी को फॉलो किया है तो। एंड आपके थर्ड रिवीजन में 4 to 5 डेज मैक्स, इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने अपने 3 रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करे हैं तो आप बिल्कुल अपने एएफएम सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एंड आपकी इवन अच्छी स्कोरिंग भी आपकी बन जाएगी। यू कैन एम फॉर अ रैंक 2। अब बात आती है कि हमें अपने मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए और क्या देने भी चाहिए, क्या ऑनेस्टली देने चाहिए। बिकॉज देखो अभी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपको टाइम का मैनेजमेंट नहीं पता चल रहा है कि कितने टाइम में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो वो सब हमें सिर्फ मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। जब हमारे पेपर छूटते हैं ना मॉक टेस्ट में तब दिमाग में लगता है कि यार थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ना होगा, हम एक क्वेश्चन पे अटक नहीं सकते हैं। तो वो सब चीज़ों की नॉलेज हमें जब मॉक टेस्ट देते हैं तभी पता चलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 मॉक्स देने चाहिए ताकि आपको एक फेयर आइडिया पड़े कि आईसीआई एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराने वाला है, कितना हमें टाइम मिलेगा, कैसे हमें रीडिंग टाइम को भी टाइम देना है एंड एवरीथिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 मॉक टेस्ट जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए, ये जानने के लिए कि उन्हें अपना मेन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है कि हमें अपना 1.5 डे में किस तरह से प्लानिंग करनी है। देखो 1.5 डे की प्लानिंग ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन में करी कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और मेरा 1.5 डे में अच्छे से रिवीजन हो गया। उसके लिए आप जब अपने पहले के 3 रिवीजन कर रहे हो तभी आपको 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने देखो फर्स्ट रिवीजन में तो ये चीज़ फॉलो नहीं करी, बट हाँ सेकंड रिवीजन से मैं ये चीज़ जरूर फॉलो करने लगी थी कि जो भी मेरे मेन क्वेश्चंस थे, जो मेरे लिए ए कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, अब ऐसा नहीं होता कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूरा क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट लगे, ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एक एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा या कोई एक पैरा समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, उस पर्टिकुलर पैरा को मैंने ग्रीन पेन ले रखा था। मैं हमेशा ब्लू पेन ब्लैक पेन ये तो हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज करते रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसी मार्किंग के लिए अलग से ग्रीन पेन लिया था। भाई सीए है तो ग्रीन पेन तो बनता ही है, तो मैंने एक अलग से ग्रीन पेन लिया था। उस ग्रीन पेन से मैं उस पर्टिकुलर पैरा को या जो भी लाइन है उसे मैं मार्क करती थी एंड उसको मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख देती थी कि इस पर्टिकुलर पैरा का मतलब क्या है, क्या इसका एडजस्टमेंट है, प्लस होगा माइनस होगा, क्या रेट लगेगी, या ये कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है, क्यों है, वो सब कुछ मैं हिंदी में लिख देती थी। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो क्वेश्चन मुझे सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हार्ड लग रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को 1.5 डे में, देखो इतने सारे क्वेश्चंस आप कभी भी अपने 1.5 डे में सॉल्व नहीं कर सकते, मैक्स आप 5, 10, 15 इतने ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जिनमें आपको पॉइंटर्स डिफिकल्ट है तो उसमें आप क्या करोगे, ऐसे आप हिंदी पॉइंट्स बना लो या जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप वो पॉइंटर्स बना लो और बस उन मेन पॉइंटर्स को हमने 1.5 डे में पढ़ लो कि यार ये लाइन थी
और इसका मतलब ये था, ये एडजस्टमेंट मुझे करना था जो कि मुझे डिफिकल्ट लगता था। तो अगली बार आपने कभी भी उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया, बस आपने वो पॉइंटर पढ़ा एंड यू आर गुड टू गो फॉर दैट क्वेश्चन। तो मैंने तो अपने 1.5 डे में यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मैंने पॉइंटर्स बनाए थे, पॉइंटर्स मैंने पढ़े। 5-10 क्वेश्चन मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे, मैंने उन्हें सॉल्व किया था। एंड थ्योरी के लिए मेरे जो 4 टॉपिक्स थे, 4 चैप्टर्स थे, इनको मैंने रिवाइज किया था। इनके मेजर की पॉइंट्स को मैं दोबारा से एक बार देख कर गई थी। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे AFM सब्जेक्ट को कवर किया था। आई थिंक मोटा आटी मैंने सब चीज़ों को ही कवर कर लिया है। आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को जानना होता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट हाँ, दिस इज गुड टू गो स्ट्रैटेजी फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज एमिंग फॉर May 25 और November 25। May 25 के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं। तो हाँ, 2 महीने में आई होप आप लोगों ने एक बार कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो भी आप लोग के पास टाइम है। अभी भी आप 10 से 12 दिन लगा करके अच्छे से अपने AFM को कर सकते हो। यू स्टिल हैव टाइम, डोंट लूज फेथ ओवर योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि भाई अब 2 महीने बचे मैं क्या करूंगा, भाई 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। 2 महीने में लोग रैंक ले आते हैं। तो हाँ, पॉसिबल है। थोड़ा सा अपने आप पे फेथ दिखाइए। कोई भी इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर May 25, November 25 एंड दी अपकमिंग एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कैसी लगी वीडियो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा बनाया कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थोड़ा सा तो मोटिवेशन मुझे भी दो कि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाती रहूँ। तो येस, विद दिस इज CA नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।